सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, इस धरती पर हर एक इंसान जो है वो पैदा होकर आ जाता है, पर लेकिन जो इंसान यहां से रियलिटी में अपनी लाइफ को एक सक्सेस लाइफ बनाकर जाता है उसी को लोग याद रखते हैं। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, बोला गया दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सारे एक ही वंश के प्राणी हैं, पर लेकिन सबकी कीमत आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। तो यही बातें समझाने की कोशिश की गई कि इस दुनिया में हर एक इंसान कैसे पैदा हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, पर यहां पर आकर वो क्या काम कर रहा है और किस तरीके से यहां से जा रहा है वो मैटर करता है। अगर इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहां पर देखें, मान लीजिए चार भाई हैं, चार भाई में से एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया और एक किसान बन गया। तो चारों में अलग अलग कैपेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, काम को करने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, और ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी मेहनत कौन कर रहा है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करे, ढंग से अपनी लाइफ को सही तरीके से लेकर चले, और एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी जिंदगी ढंग से न चले। तो ये डिपेंड करेगा कि एक इंसान जो है अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। 24 घंटे आप लोगों के पास में, पूरा सिलेबस आप लोगों के पास में ऐसे ही एग्जाम का जैसा दूसरे इंसान के पास में। एक इंसान जो है शानदार तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है और प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को सही डायरेक्शन दे रहा है, और एक इंसान जो है वो टाइम पास कर रहा है, कभी इधर मुंह मार लिया जाकर, कभी उधर मुंह मार लिया। पर लेकिन रियलिटी में सिलेक्शन किसका होगा? जो ढंग से अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा। वरना दुनिया लगी हुई है पर सिलेक्शन सबके नहीं होते हैं, बहुत कम है जो सिलेक्शन ले पाते हैं। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी आप लोग कल का ही दिन देख लीजिए, नोवाक जोकोविच साहब जो हैं, इनके द्वारा छठा विंबलडन जीत लिया गया। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि इंसान जो है 20 टोटल स्लैम जीत चुका है। जो आप लोगों को देखने को मिलता है ना, टोटल 4 स्लैम होते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और यूएसए होता है, और इसी सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर आप लोगों को यूएस ओपन देखने को मिलता है सबसे लास्ट में। अगर फेडरर के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इनके द्वारा जीते गए विंबलडन जीते गए, टोटल इनके पास में 20 टाइटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नडाल के बारे में बात की जाए तो फ्रेंच कोर्ट का बादशाह बोला जाता है, 13 अकेले के द्वारा इसके द्वारा जीते गए, टोटल इसके भी 20 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जोकोविच साहब जो है वो भी इनकी कैटेगरी में आकर खड़े हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा 9 इनके द्वारा जीते गए, टोटल इनके भी 20 हो गए हैं। तो सदी के सबसे महान खिलाड़ी अगर इन तीनों पर आप लोग नजर डालोगे तो एक चीज आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलेगी, वो है कंसिस्टेंसी। एक भी पर्सन जो है अपनी कंसिस्टेंसी को लेकर जरा सी देर के लिए भी ढिलाई नहीं बरतता है, तो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर वे में एक सही डायरेक्शन में लेकर चलता है। तो ये चीजें अगर आप लोग रियलिटी में अपनी लाइफ में उतार पाते हैं तो ही आप लोग जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे। वरना वही बात है, खेल तो दुनिया भर के लोग रहे हैं, इन तीन के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों के द्वारा जी जान लगाकर अपनी हर एक क्वालिटी जो फोकस करनी चाहिए पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फिर गेम को खेलने के लिए, वो इनके द्वारा फोकस की गई है। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या आप लोगों को करना है, और अगर टाइम मिलेगा तो ये वीडियो देख लेना। ये 3 महीने की मैराथन करंट अफेयर आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास में इतना टाइम है तो ही देखिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय करिए लाइफ को, क्योंकि जिस किसी ने देखनी है उस किसी ने देख ही लिए। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए किस तरीके से एग्जाम की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। आगे चलते हैं। यहां पर ये 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें हम लोग कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की, बाकी इसके अंदर न्यूज़पेपर के आर्टिकल, अलग अलग ऑल इंडिया रेडियो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये शाम को आती है। हालांकि कल जो है वो थोड़ी जल्दी पब्लिश हो गई, एक्चुअली प्रीमियर लगा रहा था, पर लेकिन वो जो है प्रीमियर नहीं लग पाया, वो जल्दी पब्लिश हो गई। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आप लोगों को देखने को मिलती है मॉर्निंग में 7 AM। ठीक है, एग्जैक्ट 7 AM आप लोगों को टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाता है, तो आप लोग वहां से जाकर इसको डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, तो नजर डालेंगे। क्वेश्चन जो पूछे गए थे शानदार तरीके से आंसर दिए गए सीके साहब के द्वारा। अब पता नहीं सीके कौन है, यहाँ पर मेल है फीमेल है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर लेकिन आंसर बड़े डिटेल में दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन मैंने आप लोगों से पूछा था, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। एक आर्टिकल है, काफी प्यारा एडिटोरियल, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट दिया गया, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आप लोगों को 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। पर लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वो ये था कि जो हमारी कंट्री में जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए ये कितना टारगेट यहां पर रखा गया, तो उसके लिए 6 से लेकर 18 है, ना कि 14 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। 86 यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर में 2002 में, और ये आर्टिकल जो है हमारा ऐड किया गया फंडामेंटल राइट के अंदर। अगर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, जहां आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 21 के अंदर यहां पर राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यार ये,
जो कि आप लोग मतलब देखेंगे अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के। एजुकेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है एग्जाम में बन सकता है। रीजन इसका ये भी है क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी आप लोगों की प्रस्तुत की गई थी, तो उसके चलते भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, जब यहां पर बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया एजुकेशन को, जो पहले स्टेट लिस्ट में थी। 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को पता है ना, 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया क्योंकि इसके चलते अब सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इसके ऊपर। इसीलिए हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लाई गई थी वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ये आर्टिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। आर्टिकल 164 कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर रेगुलर आप लोग देख रहे हैं तो अब तक आप लोगों को कई बार इसका रिवीजन भी हो गया होगा। आर्टिकल 164 जो है यहां पर ये एक पावर देता है कि पर्टिकुलर पर्सन को 6 महीने तक आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं, या तो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, पर लेकिन 6 महीने के अंदर उसको फिर अपॉइंट होकर आना पड़ेगा। अगर नहीं अपॉइंट होकर आएगा तो फिर से रीअपॉइंट नहीं करोगे आप लोग, फिर से उसको वहां से उसका पत्ता कट जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली गई थी। बाकी मैंने आप लोगों से यहां पर पर्टिकुलर एक एरिया पूछा था मैप के अंदर, तो उस एरिया को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग देखिए। जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोग यहां पर देख पाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। यहां पर एग्जैक्ट आप लोग देखिए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ईरान वाले एरिया के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। ईरान के जस्ट नीचे पर्शियन ऑफ गल्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ऊपर जो है यहां पर ये जो ब्लू एरिया आप लोगों को दिख रहा है यहां पर, इसको देखिए, ये होगा कैस्पियन सी। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जितनी बार आप लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को याद रहेंगे। अब यहां पर ये गल्फ ऑफ ओमन और पर्शियन गल्फ के बीच में, ये इतनी बार बता चुका हूं, इसका नाम बताइए क्या है, ये कौन सा स्टेट इन दोनों को ऐड करता है। बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, अभी यहां पर ईरान के द्वारा कई सारी हरकतें भी की गई थी यहां पर, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर पर्शियन गल्फ के ही बारे में इनके द्वारा डिटेल में लिखा गया, बाकी कैस्पियन सी के बारे में यहां पर चीजें बताई गई हैं। तो ये क्वेश्चन काफी डिटेल में इनके द्वारा दिए गए, काफी अच्छा लगा मुझे। तो इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए और अच्छे से आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सही इंसानों को पढ़ा रहा हूं। ये लगता है ना कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और जोश से वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे से जोश से पढ़ाई करो। मेरा जोश आप लोगों के जोश का डबल मिलेगा आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। H1N1 वायरस के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं मैं, तो H1N1 वायरस जो है वो किस बीमारी से रिलेटेड है, अभी न्यूज में था यहां पर, ये एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर डेंगी। तो ये कई सारे वायरस आप लोग कई बार नाम दे देते हैं और मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, खासकर उनके बारे में तो जरूर जो न्यूज में रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले आइए एडिटोरियल के ऊपर नहीं डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। एजुकेशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पर। इसी के साथ में और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बड़ा प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। इसमें आर्टिकल में कम चीजें दे रखी है, पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें के साथ में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी एक नई मिनिस्ट्री बन चुकी है जिसके चलते क्वेश्चन बनने के चांसेस बन गए हैं। यानी कि जो नई मिनिस्ट्री अभी बनाई गई है हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव से रिलेटेड, तो ये कोऑपरेटिव क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें मिनिस्ट्री बना रही तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, और क्या क्या चीजें संविधान में कहां पर प्रोविजन है इसके बारे में, तो तमाम मुद्दे जानने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुके हैं, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग इससे सहमत हैं या फिर नहीं है, किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। ठीक है, जो नीचे वाला यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली अभी क्या हुआ है आप लोगों को पता है कि अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था यहाँ पर, ये फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो उसके चलते अभी यहाँ पर जो बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप था या फिर कोई और मैच था यहाँ पर, ये मतलब अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्जेंटीना अभी जीत कर आया है यहाँ पर ये, ठीक है, तो अर्जेंटीना जीत कर आया, तो लियोन मेसी को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित है, तो वो बातें की गई। इसको मैं न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में आप लोगों को कवर करूंगा। ठीक है, जानेंगे यहाँ पर इसके बारे में। ये नीचे वाला आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली एक सजेशन टाइप में है कि कैसे इंडिया, और आज की डेट में अगर बात की जाए हम लोग इंडिया के साथ बेसिकली जापान और इटली को इंक्लूड किया गया है, तो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस एरिया में, तो अच्छा आर्टिकल है, समझेंगे किस तरीके से चाइना को टैकल किया जा सकता है, यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। तो इस आर्टिकल के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये यूथ के बारे में बात कर रहा है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट किया गया कल उसके बारे में है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आप लोगों को थीम बतानी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है, क्योंकि मैंने ये जो हमारी जो नैनो मैगजीन आती है उसमें मैंने आप लोगों से पूरा डेट
डिस्कस किया था। तो थीम कम से कम आप लोगों को याद होनी चाहिए, शाम में तो भूलोगे नहीं, कम से कम एक बार लिख कर देख लेना, चीजें याद रह जाएंगी लंबे समय तक। मंडे को जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए ये काम का नहीं है। ये नीचे वाला आर्टिकल जो है वो टीचर के बारे में बात कर रहा है कि टीचर को किस तरीके से हेल्प की जा सकती है कोविड-19 के टाइम पर। तो इस आर्टिकल में इसको इंक्लूड कर डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट है, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 1-2 पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। अब ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं, ये आर्टिकल कंप्लीटली एक सजेशन के बेस पर है, तो इसलिए यहां पर अभी इसके बारे में कोशिश की जा रही है कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सजेशन है, तो कभी वो सजेशन को इंप्लीमेंट करेगा, उसके ऊपर लॉ बनेगा तो ही चीजें देखने को मिलेगी। पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर मैं आप लोगों से भी खुद पूछूं कि आप लोग एक पर्टिकुलर रूममेट चाहिए आप लोगों को, आप लोग एक मुस्लिम है या फिर आप लोग हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, तो क्या आप लोग किसी दूसरी कम्युनिटी के पर्सन को अपने साथ रखना पसंद करेंगे? अगर आप लोग हिंदू है तो क्या मुस्लिम के साथ रहना पसंद करेंगे? मुस्लिम है तो क्या हिंदू के साथ में, हिंदू है तो क्या सिख के साथ में, सिख है तो क्या ईसाई के साथ में अपना रूममेट बनाना आप लोग पसंद करेंगे? जब ये एक एनालिसिस किया गया तो मैक्सिमम लोगों ने मना कर दिया, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये बोल दिया कि हम लोग जो है अपनी ही कास्ट का, अपनी ही रिलीजन का अगर कोई बंदा रहेगा तो उसके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये यहां पर जो एनालिसिस किया गया, ये एनालिसिस यहां पर जब देखने को मिला, यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्यू रिसर्च का जो सेंटर रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसमें डिफरेंट रिलीजन की कम्युनिटी के साथ में पड़ोसी बनाने से भी मना कर दिया। यानी कि अगर कहीं घर ले रखा है और वहां पर कोई पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी का बंदा है और वहां पर ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं रहेंगे यार उस एरिया में। इसी तरीके से कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा है, वो हिंदू कम्युनिटी में, तो उसने मना कर दिया, नहीं रहेंगे यार वो हिंदू का एरिया है। तो इस तरीके से आज की डेट में सोसाइटी में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इवन यहां पर यह भी बात बताई गई है कि आज की डेट में इस तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर आज की डेट में आप लोग देखिएगा पर्टिकुलर पर्सन का बॉडी वेट अगर ज्यादा हो गया, यहां पर बेसिकली अगर एक लड़की है उसका बॉडी वेट ज्यादा हो गया एयर होस्टेस में, तो उसको डिसमिस कर दिया। पर उसी टाइम पर उसी बॉडी वेट में अगर ज्यादा वेट हो गया कि मेल का, उसको डिसमिस नहीं किया अपनी जॉब से। तो यहां पर एक ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह कि जॉब की प्रोफाइल भी यहां पर चेंज हो जा रही है एक पर्टिकुलर इंसान के बेस पर। लड़की जो है उनको स्लिम और ड्रीम चाहिए, और लड़का जो है मोटा ढूंढू जैसा भी चल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन लड़की एकदम बिल्कुल फिट चाहिए उनको। तो ये दिक्कत आज के डेट में सोसाइटी में देखने को मिलती है, और ये दिक्कत इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये दिक्कत मैक्सिमम आप लोगों को हर एरिया में देखने को मिलेगी, जहां पर भी आप लोग जाएंगे। चाहे आज की डेट में आप लोग देख लीजिए, याद होगा इसमें हालांकि जिक्र नहीं किया इस आर्टिकल में, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि एक 100 पीस की तरीके से लड़कियों को दिखाने की कोशिश की जाती है। लड़की गोरी है, हाँ अच्छी है, लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लड़की की जो बेसिकली बॉडी शेप है वो अच्छी होनी चाहिए। तो एक 100 पीस आज की डेट में एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने लड़कियों को बना दिया कि हाँ लड़की ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर लड़की का थोड़ा वेट ज्यादा हो जाता है तो उसको गलत तरीके से देखने लगते हैं। लड़की की अगर जो एक तरीके से जो कलर है, अगर वो थोड़ा एक तरीके से थोड़ा होने के थोड़ा ब्राउनिश है या फिर थोड़ा सा व्हाइट नहीं है, एक तरीके से ये सुपीरियरिटी पता है कहां से निकल के आ रही है? अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो अंग्रेजों को हम लोग फॉलो करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं तो हमको अंग्रेजी सुपीरियर लैंग्वेज लगती है। अंग्रेज गोरे थे तो हम लोग को उनका कलर अच्छा लगने लगा है, क्योंकि देखिए हमेशा जो रूल करते हैं ना उनको फॉलो किया जाता है, जिनके ऊपर रूल किया गया उनको हमेशा डिग्रेड करके देखा जाता है। अगर इंडिया ने यूके के ऊपर रूल किया होता तो हमारी हिंदी जो है वर्ल्ड में सुपीरियर लैंग्वेज होती, हमारा कलर जो है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कलर माना जाता है ब्राउन कलर के जो लोग हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, हमेशा रूलिंग क्लास को फॉलो किया जाता है। तो यही दिक्कत आज के डेट में सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो राइटर क्या सजेशन दे रहे हैं कि यार देखिए अगर संविधान में भी आप लोग जाएंगे, आर्टिकल 15 है, वो बेसिकली बात करता है हमारी कंट्री में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। याद है ना आर्टिकल 15 मूवीज आयुष्मान खुराना की, कि ये 2 घूंट पानी के ऊपर उन लड़कियों के जो रेप किए गए और उन लड़कियों को मार के फेंक दिया गया, तो वो मूवी में दिखाया गया इतना डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है। जबकि संविधान बोलता है कि रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स है यानी कि मेल और फीमेल है या फिर बर्थ कहां पर हुआ है उसके नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राइटर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने देश के अंदर एक ऐसा लॉ लेकर आना चाहिए जो कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर लॉ लेकर आना चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्राई किया गया था, लेकिन वो एक तरीके से 2014 में जब यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो चली गई, तो उस टाइम पर चीजें नहीं चल पाई। तो वो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पर चीजें नहीं हो पाई, पर लेकिन फिलहाल ये सजेशन ये दे रहे हैं कि स्टेट को आगे आना चाहिए। अब स्टेट को यहां पर कम से कम ये काम करना चाहिए, और सारे स्टेट मिलकर आएंगे तो सेंटर को मजबूरी काम करना पड़ेगा। और ये अगर ये पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात करें तो इसको अगर एंट्री 8 में लिस्ट 3rd में रखा गया है, अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, शेड्यूल 7 में, तो इस तरीके से एंटी डिस्क्रिमिनेशन का लॉ आना चाहिए, तो वो अच्छे से सोसाइटी में इंप्लीमेंट किया जाएगा। केरला को बोला गया बेसिकली, फोकस केरला का यह कि केरला एक ऐसा राज्य है कि जो इसमें लीड लेकर चल सकता है, ऐसा कोई लॉ अगर हमको अपने देश में लेकर आना है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में बातें की गई, यानी कि एक सजेशन, एक राइटर को लगा सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है और उसने लगा कि कुछ इसके ऊपर होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को एक सजेशन टाइप में दे रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है।
तो यहां पर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या लॉ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज की डेट में अगर बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करूं, जैसे किसी को एचआईवी की बीमारी है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो कई सारी चीजें हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत बुरी तरीके से कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, एक पर्टिकुलर एक मतलब कम्युनिटी के बेस पर। इसी के चलते अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाएंगे ना, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बात कर दी है। 5वां गोल जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें, और यहां पर बात करें रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में 10वां गोल। तो ये भी ऑलरेडी इसके ऊपर फोकस कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा बातें इसके आर्टिकल के अंदर नहीं है। अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इनके द्वारा एक तरीके सजेशन दे रहा है कि अलग अलग राज्य आगे आए निकल के इसमें काम कर सकते हैं, और फिर सेंटर को भी मजबूरन इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें बोली गई, एक सजेशन है, पर सजेशन के बेस पे रियरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमेशा आंसर राइटिंग के क्वेश्चन उस बेस पर आते हैं जब कोई पर्टिकुलर मुद्दा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में वहां पर उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें इस तरीके से लेकर चलनी है, पर हाँ एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसके ऊपर काम किया जा चुका है। शशि थरूर साहब भी एक बिल लेकर आए थे, वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अभी कोशिश की जा रही है कि राज्य लेकर आए ताकि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, डिसेबिलिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेड को लेकर यहाँ पर हो गया, बहुत सारे इसी के साथ में जेंडर को लेकर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिजिकल शेप को लेकर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बर्थ को लेकर कहां पर पैदा हुआ है, अच्छा वहां पर पैदा हुआ है, इसको तो ना ये चीजें आती नहीं होंगी, ठीक है, गांव में पैदा हुआ है, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, तो उनको दूर करने की बात की जा रही है। यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली डेटा पॉइंट, कोविड-19 की दवाई किस किस को दी जा चुकी है। तो आप लोग भी अपना डोज जरूर ले लीजिए, जरूरी है ये आप लोगों की सेहत के लिए। तो टाइम मिले तो जरूर लेना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी जरूर ये एक ऐसी लोती चीज है जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ वरना नॉर्मली मैं जो भी आप लोगों को चीजें करने के लिए बोलता हूँ वो पहले खुद करता हूँ तब आप लोगों के लिए बोलता हूँ। पर लेकिन ये जो डोज है अब तक मैं नहीं लगवा पाया और आपको सबको बोल रहा हूँ। हालांकि बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने खुद ने नहीं लगवाया अब तक, पर लेकिन आपकी सेहत सही रहेगी तो आप लोग अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो टाइम मिलते ही जरूर लगवाइए, मैं भी देखता हूँ इसको जल्दी 2-4 दिन के अंदर इसको काम को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी हो गया डोज लगवाना चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में यहां पर आप लोगों से बात करूंगा, जो यूथ है उसके बारे में बात की जा रही है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से जो थीम पूछी है वो थीम आप लोग जरूर बताइए। अभी फिलहाल आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है चाइना और दूसरे नंबर पर है इंडिया। तो इंडिया और चाइना की रेस चल रही है, तो इंडिया हो सकता है बोला जा रहा है 2030 तक चाइना को टैकल करके आगे निकल जाएगा, पर लेकिन चाइना ने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी, तो अब पता नहीं उससे आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, अब देखने वाली बात होगी, वो पता चलेगा 2030 में, ठीक है। तो तब तक एनालिसिस सुनते रहना, तो फिर जरूर डिस्कस करेंगे आर्टिकल उस दिन, ठीक है, जब भी इंडिया आगे निकलेगा। चलिए जरूरी है कि आप लोग अच्छे से फोकस करते रहे अपनी पढ़ाई पर। तो 11 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया गया, तो 11 जुलाई को डे सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन देखिए एक इशू है जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोगों को बताता हूं, आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि अगर इस पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करें तो ये काफी है अगर हम लोग अपनी नीड के हिसाब से काम करें, यानी कि जरूरतों के हिसाब से अगर रिसोर्सेज को यूज करें तो ये काफी है पृथ्वी हमारे लिए। पर लेकिन अगर ग्रीड के हिसाब से, लालच के हिसाब से चलेंगे तो ऐसी कई पृथ्वी और भी आ जाएंगी तो भी हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाएंगी। यानी कि पृथ्वी पर पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है और रिसोर्सेज का दोहन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, आयरन ओर निकाल लिया, मतलब काटे पीटे जा रहे हैं, पृथ्वी को अंदर से खोखली बना के रख दिया है। तो वो हम लोग अपने लालच में चल रहे हैं, हम लोग को नीड के हिसाब से काम करना चाहिए, ये बातें बोली गई। तो इसी के चलते पॉपुलेशन भी बढ़ रही है आज के डेट में, पर लेकिन पृथ्वी तो एक ही है, ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी का भी एरिया बढ़ता जा रहा है, एक पृथ्वी से 1.5 पृथ्वी हो गई है, अब 2 पृथ्वी हो जाएंगी, उसमें से बड़ा एरिया बढ़ रहा है, नहीं। पर लेकिन लोगों के खाने का, जो लोगों एक खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत बढ़ रही है, तो उसके लिए एक बैलेंस होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो पहली बार इसको 1989 में ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि हाँ ऐसा कुछ आप लोगों को सोचना पड़ेगा ताकि एक सस्टेनेबल वे में कैसे सेफगार्ड करना है लोगों की लाइफ को, उसके ऊपर आप लोग फोकस देकर चल सके। क्योंकि आज की डेट में गरीबी बढ़ रही है काफी लार्ज स्केल पर, सबके पास में सारे रिसोर्सेज नहीं है, आधे लोग भूखे सो रहे हैं, सबके पास में सारे रिसोर्सेज नहीं है, आधे लोगों के पास में अच्छी हेल्थ नहीं है और आधे लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है। जिसके पास में पैसा है उसके पास में सारी चीजें हैं, गरीबी नहीं है, भूखी नहीं मरेगा वो इंसान, एक टाइम खाना खाएगा, दूसरे टाइम नहीं खाएगा और उसको फेंकेगा, ठीक है। आप लोग देखिए आज की डेट में क्या आयरनी है, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दाल खाकर आप लोगों को काम चलाना है, ठीक है, दाल में आप लोग मिक्स दाल रख सकते हैं कई सारी। तो एक इंसान ऐसा है कि वेट कम करने के लिए प्रोटीन ले रहा है, दाल उसको प्रोटीन की तरीके से लग रही है, एक इंसान को लग रहा है दाल रोटी खानी पड़ रही है, कैसी जिंदगी चल रही है।
तो ये एक तरीके से देखने का नजरिया है, बिल्कुल चेंज हो जाता है जरा सी देर में। तो इसी के चलते जो अमीर लोग हैं वो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, गरीब लोग हैं वो गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपनी जिंदगी को चेंज करना है। गरीब पैदा होना आप लोगों के हाथ में नहीं था, पर गरीब मरना तो ये धिक्कार होगा अगर जिंदगी में आप लोग इसी जिंदगी में उसी तरीके से मर गए जिस तरीके से पैदा हुए हो। इसका मतलब पूरी जिंदगी में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो अपनी जिंदगी में कम से कम इतना पैसा कमा लेना चाहिए ताकि आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही जिंदगी के तरीके से जी सको, वरना कोई नहीं पूछने वाला इस दुनिया में आए थे और कब चले गए। तो अपनी जिंदगी में मैं लालच के पीछे नहीं पड़ने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग बस पैसा पैसा करते रहो, पैसा पैसा करता है क्यों, पैसे पे तो मरता है, वो नहीं करना है। पर इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप लोग कर सकोगे, अपनी परिवार का ध्यान रख सको, अपनी मम्मी पापा, अपने भाई बहन बच्चों जो भी हो उनका ध्यान रख सको, इतना कम से कम आप लोग कर लेना चाहिए। और ये कैसे होगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर आगे बढ़ोगे। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अभी काफी लार्ज स्केल पर पेंडेमिक का जो इंपैक्ट है, बोला गया 253 मिलियन के करीब अभी फिलहाल जो है जो जवान युवक हैं उनके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। पॉपुलेशन अगर बात करें यहां पर 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन बोल सकते हैं अगर इसको मिलियन में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर 1 मिलियन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे 10 लाख, और यहां पर अगर हो गए यहां पर ये 2530 लाख, तो इसका मतलब ये हो गए कितने, 25 करोड़, ठीक है। तो 25.3 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 62% जो इंडिया की जो एज है आप लोगों को नजर आएगी यहां पर, ये कितने से कितने तक है, यहां पर 15 से लेकर 59 यानी कि 15 से लेकर 59 के बीच में है। तो ये वो पॉपुलेशन है जो यंग पॉपुलेशन अगर आप लोग देखने को मिलेंगे जिसकी एवरेज एज 30 है, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है वो 30 के इधर इधर गए, यानी कि 30 से 2-4 ज्यादा है और 30 से जो ज्यादा कम, इतनी मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह कि हमारा देश जो है एक जवान देश है, पाकिस्तान हमारा देश जवान देश है। यहां पर ये जापान की तरीके से नहीं है कि जापान में लोग जो है काफी ज्यादा बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हमारी कंट्री एक जवान कंट्री कैटेगरी में आती है। तो इसलिए अगर जवान कंट्री कैटेगरी को आप लोग यूज नहीं कर पाए, आप लोग ये सोचिए आज की डेट में आप लोग की एज मान लीजिए 30 है, ठीक है, हालांकि किसी की 25 किसी की ऊपर नीचे होगी, एक एवरेज जैसे 30 दे दिया इन्होंने। अब 30 साल के अंदर अगर इस जनता को ढंग से यूज नहीं किया गया, 30 तो बहुत बड़ी होगी, अगर 10-15 साल के अंदर इस जनता को ढंग से यूज नहीं किया गया 10 साल के अंदर, तो ये जनता जो है वो 40 की हो जाएगी। अगर फिर ये जनता जो है 50 की हो जाएगी, और ये जनता जब कुछ कमाने लायक नहीं रहेगी, इसी जनता को जो है ये जनता बर्डन बन जाएगी देश के ऊपर, क्योंकि हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, खाने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जिंदगी में काम तो यहां पर देश के अंदर कुछ मिला नहीं। अब ये जो है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो वो पूरी करनी पड़ेगी ना। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद कमा के अपने लिए इतना बैलेंस रख लिया उस पर्सन ने कि वो अपनी जिंदगी को बुढ़ापे में जी सके, तो वो पर्सन जो है अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। पर लेकिन जिस पर्सन ने कभी जवानी में कुछ करके ही नहीं खाया, वो पर्सन कैसे अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। वो देश के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा, परिवार का तो एक अलग मुद्दा है, पर लेकिन देश के ऊपर जरूर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि एक कमाने वाला हाथ और एक जो है फ्री निठल्ला घूमने वाला एक इंसान, तो उनमें दोनों में काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा इतना आप लोगों को कैपेबल, हमेशा इतनी कैपेबिलिटी आप लोगों को रखनी चाहिए कि हमेशा की जिंदगी में कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कि हाँ कम से कम एक तरीके से बुढ़ापे में कम से कम कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी न रखनी पड़े। तो इतना वो नहीं कहते कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिंदगी में लेकर आनी चाहिए, तो वो जरूरी है। तो ये जनता को अगर अभी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले टाइम में काफी बड़ा इंपैक्ट इसका बढ़ने वाला है। अगर बात करें तो पॉपुलेशन को ढंग से यूटिलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि यहां पर होना चाहिए अभी कम से कम 5-7 सालों के अंदर अंदर ही, तभी अच्छे से हम लोग रियलिटी में चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। और पॉसिबल कैसे, एक तो हेल्थ होनी चाहिए और दूसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये दो ऐसी चीजें जो किसी भी कंट्री का फ्यूचर बदल सकती हैं अगर हेल्थ और एजुकेशन को फोकस देकर चले। और हमारी कंट्री में जो सबसे बुरी चीज लगती है वो यही है, ना तो हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्च किया जाता है और ना ही एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश में कोई सी भी चीज जो है वो अप टू द मार्क देखने को आप लोगों को नहीं मिलती है। अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो आज की डेट में जो स्किल्ड यूथ है वो ढंग से आप लोगों को देखने को मिलेगा। एजुकेशन किसी बंदे ने पर्टिकुलर ने इंजीनियरिंग कर ली, उस बंदे ने एमबीए कर ली, कोई और डिग्री ले ली टेक्निकल, पर लेकिन इंपैक्ट पता है क्या देखने को मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि जो भी पढ़ाई प्रोवाइड कराई जा रही है वो स्किल्ड जो ये स्कूल वगैरह में कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाई चल रही है वो जो स्किल रिक्वायरमेंट है वहां पर जॉब के लिए उसके हिसाब से चली नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया में चल रहे हैं, वो कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आप लोग को आगे चलकर जॉब मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। वरना ऐसा होना चाहिए कि एक इंसान जो है अपनी जिंदगी के 10-12-15 साल जो है अगर पढ़ाई में दे चुका है तो अब उसको जॉब मिल जानी चाहिए आराम से, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सही नहीं है। तो जो इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आगे देखने को मिलेगी। इंडिया जो है यहां पर 6% ग्रोस जो डोमेस्टिक जीडीपी का खर्च करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, यह बोला गया था जब पहली नेशनल पॉलिसी लेकर आएगी हमारी कंट्री में एजुकेशन की। मैंने बताया था ना हमारी कंट्री में 3 पॉलिसी आ चुकी है,
पहली लाई गई थी 1968 में, दूसरी कब लाई गई है ये आप लोग बताइए, और तीसरी लाई गई अभी 2020 में। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पहली लाई गई तब बोला गया था 6% खर्च करना है, और आज की डेट में भी हम लोग इसका आधा खर्च कर रहे हैं जब हम लोग 2020-21 में बैठे हुए हैं। यानी कि ये देख लीजिए आप लोग, अगर मोटे मोटे तौर पर लगा के बोलो तो 50 साल बाद भी हम लोग अपनी जीडीपी का 3% खर्च कर रहे हैं, जब 50 साल बाद कम से कम तो यहां पर अब तो 12% हो जाना चाहिए था। तो ये है हमारे देश की दुर्गति इस पर्टिकुलर एरिया में। तो पॉलिटिकल पार्टी आती है और जाती रहती है, अपनी जिंदगी के मजे लेते चली जाती हैं। पहले कांग्रेस लेकर चली गई, या बीजेपी लेकर चली जाएगी, हो सकता है फिर से कांग्रेस आ जाए या फिर से बीजेपी बनी रहे, पर लेकिन जो रियलिटी चेंज है ग्राउंड लेवल पर वो चेंज नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का, आजादी के 70-75 साल बाद भी। तो सोचने के लिए मजबूर करें। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बड़ी भी ये बातें बोली गई कि ओनली 3.4% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं इंडिया, जो कि गलत बात है। इनको ये चीजें बढ़ानी चाहिए। हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें, इंडिया जो है 62वें जगह पर आता है जब पब्लिक हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, यानी कि एक विद्यार्थी के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी बैड तरीके से हमारी कंट्री में एजुकेशन का सिस्टम है। टीचर और जो रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट का वो भी अप टू द मार्क आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कितने टीचर होने चाहिए। फिर टीचर तो चलो बाद में देखा जाए, सबसे देखिए कमी देखिए, सबसे पहले तो टीचर ही पूरे नहीं है। चलिए टीचर पूरे हो जाए तो टीचर की क्वालिटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, तो ये कंडीशन है। और अगर क्वालिटी मिल जाए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में कोई कमी देखने को मिलेगी, लड़कियों के लिए सही नहीं है वो चीजें देखने को मिलेगी। तो इंपैक्ट कोविड-19 ने ये ऑलरेडी जो गड्ढे में गिरा हुआ एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा गड्ढे में ढकेल दिया है हमारी कंट्री में। खासकर अगर बात करें तो किस तरीके से इसको लेकर चलना है आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेगा। 32 करोड़ जो स्टूडेंट हैं वो अभी कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट हुए हैं, जिसमें से 15 करोड़ के करीब है वो फीमेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये चांस है ये लड़कियां जो भी अभी फिलहाल यहां पर स्कूल छोड़ दी हैं वो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्कूल में न भी जाएं, यानी कि आने वाले टाइम में जो लड़कियां स्कूल में नहीं जा रही हैं अभी फिलहाल टाइम पे, क्योंकि परिवार में कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई कि वो पढ़ा नहीं सकते, तो बेटे को पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी थोड़े ना बुढ़ापे का सहारा होती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी अगर आप लोग देखिए। इसीलिए कंडीशन इतनी खराब रहती है। लड़कियों का बस ये रहता है कि जैसे ही बर्डन बनी, मतलब जैसे ही लड़कियों को बर्डन की तरीके से देखा जाए, जैसे ही कमाई कम हुई तो बर्डन लगने लगी, तुरंत इनकी शादी कर दो। ये नहीं पता है कि वो आगे चलकर अपनी लाइफ कैसे जीने वाली है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर बोला जा रहा है काफी सीरियस इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों के, खासकर आज के डेट में मेंटल हेल्थ बीइंग के ऊपर भी उनकी, जो अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, रियलिटी में आप लोग बताइए कितने सारे आप में से ऐसे जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो रियलिटी में वो देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, या फिर आप लोगों को भी लगता है कि स्कूल वगैरह ओपन होने चाहिए, बिना स्कूल के काम नहीं चलेगा। ये यस या फिर नो में बस आप लोगों को आंसर देना है। तो बताइए इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अगर आगे यहां पर बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा यहां पर रिवील किया गया कि 17% के करीब जो यंग आज के डेट में बात करें वो सफर कर रहे हैं यहां पर एंजाइटी और डिप्रेशन, यानी कि हमेशा डर लगा रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। ये 70% जो यंग है, यानी कि किसी को जॉब का टेंशन, किसी को शादी का टेंशन, किसी की शादी हो गई तो उसको बच्चों का टेंशन। तो ऐसी जिंदगी, ऐसी टेंशन में दुनिया चल रही है आज की डेट में। यानी कि कोई भी इंसान जो है जो ढंग से जिंदगी जी रहा है उसमें से लगभग 17% तो ऐसे हैं जिनकी कहानी खराब हो रखी है। अगर बात करें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि ये चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी, स्कूल वगैरह ओपन करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को टीचर को जो है वैक्सीन दीजिए, जो स्कूल का स्टाफ है उसको वैक्सीन दीजिए, और एक तरीके से डिसेंट्रलाइज अप्रोच लेकर चलिए। यानी आप लोगों को सुधारनी है चीजें, रीओपन कीजिए स्कूल को, और उस तरीके से कोविड-19 का ट्रांसमिशन रेट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल कोविड-19 ने इतना इंपैक्ट डाला कि गरीबी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया लोगों का, तो इसके चलते लड़कियों की शादी के पीछे माँ बाप पड़ गए हैं, लड़कियों की शादी कर दो, लड़कियों की शादी कर दो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है माँ बाप को कि आप लोगों ने तो लड़की की शादी कर दी, कल को चल के हस्बैंड के साथ में अगर बन नहीं रही है तो क्या दिक्कत होगी वहां पर। वो ऐसी तो है नहीं कि अपने पैरों पर खड़ी हुई है, पूरी जिंदगी उसको हस्बैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, और हस्बैंड मिल गया दारूची, हस्बैंड मिल गया एक तरीके से बदतमीज इंसान, तो फिर क्या करोगे। फिर भी जबरदस्ती लड़की को रखना है। अगर खुद कमा रही होगी तो जरा सी देर में अपने पैरों पर खड़ा होकर बोल देगी कि तेरे साथ नहीं रहना है मुझे, ठीक है, अकेले अपनी जिंदगी जी सकती हूं। पर लेकिन वो कब होगा, जब पैरों पर खड़ी होगी। वो कब होगा, जब घर वाले बोझ नहीं समझेंगे। वो कब होगा, जब घर वाले एजुकेशन पर फोकस देंगे एज कंपेयर टू शादी। शादी कहां जा रही है यार, आदि 1 साल नहीं 2 साल बाद में हो जाएगी, 2 साल नहीं 4 साल बाद में हो जाएगी, कोई भाग थोड़ी ना रही है। पर लेकिन सोचिए अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो एक बार को जिंदगी कितने शानदार तरीके से जीकर जाएगी, खुद की भी जिंदगी बनाएगी, अपने बच्चों की भी जिंदगी बनाएगी, वरना पूरी जिंदगी एक परिवार के बीच में फिसके रह जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा इंपावरिंग टूल हो सकता है एक लड़की के लिए। शादी में खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसकी एजुकेशन पे खर्च कर दो, उससे बेस्ट कोई चीज है ही नहीं है। पर लेकिन माँ बाप को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, वो सोसाइटी को देख के जी रहे हैं। सोसाइटी तो ऐसी है जैसे आप लोग चेंज करोगे। एक टाइम पर सती प्रथा भी थी ना सोसाइटी में, आज की डेट में सती प्रथा नहीं है ना, तो इसलिए उसमें कोई ना कोई आया होगा ना सामने निकल कर, वरना आज भी औरतें जो है वो जल रही होती है, वो जो एक तरीके से मर
अर्थ की अर्थी पर बैठकर, तो वो चीजें यार चेंज करनी पड़ेगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है, ये सबको साथ में आकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बनी है, क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे चीजों को आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। अगर कोविड-19 के बारे में हम लोग बात करें तो आज की डेट में आप लोग देखते हैं जो मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट है, जो सिविल सोसाइटी है, उनको साथ में आना पड़ेगा और होलिस्टिक यानी कि चारों सारी डायमेंशन देखकर एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर, ताकि हेल्थ और लर्निंग जो है वो एक साथ में चल सके। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर रखना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा वो बेसिकली यहां पर बात करने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके चलते आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जहां तक मुझे लगता है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो अभी यहां पर जो न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट की गई उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोला गया है द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट फॉर कोऑपरेटिव्स। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी कि एक तरीके से इसको बढ़ाने का काम करेगी जो कोऑपरेटिव्स है सोसाइटी के साथ में, ना कि बोला गया कि बट इट मस्ट नॉट जो एक तरीके से फैशन इटसेल्फ एक एज ए कमांड ऑथोरिटी, यानी कि कंट्रोल करने के लिए न सोचे, यानी कि किसी को कोई काम अगर दिया जा रहा है तो उसको इंप्रूव करने के बारे में सोचे, ना कि कंट्रोल करने के बारे में। आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको यह कहा जाता है कि आप लोगों को यहां पर एज ए राजा की तरीके से नहीं रहना, किंग की तरीके से आप लोग ऐसे रहना है ताकि आप लोग सर्विस प्रोवाइड करने की तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक टीचर आ गया तो वो यहां पर बच्चों को उठाकर लट से पीटे जा रहे हैं, नहीं, उनको गाइड करो, उनका फ्यूचर बनाने की कोशिश करो, इस तरीके से आप लोग को लेकर चलना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन सकता है सिलेक्टेड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो कोऑपरेटिव्स के बारे में समझिए, ये हो क्या है। इनको बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर आप लोग सहकारी संस्था आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर समूह है, अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि हम लोग को आंवले का मुरब्बा बनाना है, ठीक है, आंखों के लिए भी सही होगा, बाल के लिए भी सही होगा और स्किन के लिए भी सही होगा। तो यहां पर अलग अलग ग्रुप जो है, यहां पर ये अलग अलग ग्रुप बोले कि हाँ हम बनाएंगे, सब जो है ग्रुप हो वहां पर आंवले का मुरब्बा लाकर यहां पर ये ग्रुप जो है उसको सबमिट करें। यहां से क्या है, ये बेचना स्टार्ट कर दिया है। किसी यहां पर ये स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है, कोई क्षेत्रीय बाजार है, दिल्ली के बाजार में ले जाकर बेच दिया, कंपनी को बेच दिया ले जाकर, तो यहां से ये बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से जो भी इन्होंने प्रोडक्ट बेचा ले जाकर, ये सारा प्रोडक्ट जो है ये यहां पर इसमें से प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये होता है कोऑपरेटिव मॉडल, यानी कि यूं नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल तरीके से, हालांकि वो थोड़ी अलग लैंग्वेज हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कोई अगर काम मिल गया तो उन्हें कद्दू कटेगा सब में बटेगा, एक तरीके से, यानी कि सब में डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होगा, वो वाली चीजें यहां पर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि एक इंसान जो है प्राइवेट कंपनी बनाकर बैठ गया और सारा फायदा जो है वो अकेले लिए जा रहा है, ठीक है। जो जनता है उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको कुछ फायदा नहीं दे रहा है, तो ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर सहकारिता वाला जो फंडा है, यहां पर जो कोऑपरेटिव वाला फंड है, इसमें जो प्रॉफिट है वो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट यहां पर होता है। तो जो नया अभी यहां पर ये मुद्दा अभी स्टार्ट किया गया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। जो कोऑपरेटिव है, यहां पर आज की डेट में बात करें तो कोऑपरेटिव की जो मार्केट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर भी। तो फोकस जो होना चाहिए वो प्लानिंग पे होना चाहिए, नई मिनिस्ट्री करने का ये नहीं होना चाहिए कि जो सेक्टर है अब तक जो इसको इग्नोर किया गया है, तो उसको सही तरीके से लेकर चलना है। पर लेकिन कई सारे लोग ये फियर कर रहे हैं कि सेंटर जो है यहाँ पर एक तरीके से अपने हाथ में पावर लेने के लिए आया है, क्योंकि कई सारी कोऑपरेटिव जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, क्रेडिट देने का काम करती है, मार्केटिंग के अंदर काम करती है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर सेंटर कर रहा है। ऐसे भी कई सारे लोगों की जो है बेसिकली मनसाएं देखने को मिल रही है। अमूल के बारे में बात करें तो ये कोऑपरेटिव है। अमूल ने दुनिया भर की लोगों के जो है एक तरीके से घर बसा दिए, खासकर अगर कमाने के बारे में बात करें तो दुनिया भर की लोगों को इससे फायदा देखने को मिला। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है, इस तरीके से कोऑपरेटिव्स को लेकर चलने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये किस तरीके से काम करना चाहिए। कई सारी कोऑपरेटिव्स आप लोग यहां पर देखते हैं, जैसे लिस्ट है कोऑपरेटिव की, अमूल हो गया, केरला कोऑपरेटिव मिल्क ये यहां पर मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन हो गया, इंडियन अगर फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करें तो इंडियन कॉफी हाउस के बारे में बात करें, हॉर्टिकल्चर जो यहां पर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी के बारे में बात करें, तो ये वो सारी चीजें जिनका प्रॉफिट अगर कुछ भी आता है तो वो सब तक पहुंचता है। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो है कोऑपरेटिव जो है वो जिस तरीके से काम कर रही है, अगर उसको और सपोर्ट मिलता है अच्छा देखने को मिलेगा, पर अगर यहां पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी यहां पर देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में। तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कोऑपरेटिव्स यहां पर काम करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है कई तरीके से, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये अलग अलग सोसाइटी जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने एरिया के लिए यहां पर काम करती है।
अब समझने वाली बात यह कि किस तरीके से इनको लेकर चलना है। बैंक भी देखने को मिलेंगे आप लोग यहां पर, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड देखा आप लोगों ने, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड हो गया। तो दुनिया भर के ऐसे कोऑपरेटिव बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक साइड में कमर्शियल बैंक है, एक साइड में कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये यहां पर बेसिकली इनका जो प्रॉफिट होता है वो यहां पर इनके अंदर भी बांटा जाता है, जो भी इसका मेंबर होता है तो वो सब तक प्रॉफिट पहुंचता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये मॉडल दिखा ना, कोऑपरेटिव यहां पर इसी तरीके से होता है। मान लीजिए सबने इकट्ठा करके यहां पर पैसे रख दिए, वो पैसा यहां पर बांटा गया, फिर आगे चलकर लोन दे दिया गया, फिर जो पैसा आया वो सब में इसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से यहां पर कोऑपरेटिव जो है वो काम करते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस कोऑपरेटिव्स को और सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए। बात करें तो यहां पर मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, सुगर, फिशरी, ये सारे एरिया में काम करते हैं। हमारी कंट्री में इफको जो है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आप लोगों से, यहां पर इफको बेसिकली अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबने अपने अपने एरिया में अच्छे से काम किया है। तो अब कंडीशन ये है कि हमारा जो भी एफर्ट होना चाहिए वो इनको सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। लॉट ऑफ एफर्ट लगाए गए, अब और ज्यादा लेकर चले। कोऑपरेटिव्स अगर केरला के अंदर बात करें, मैंने बताया अभी, तो काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। इवन आईटी पार्क तक रनिंग कर रहे हैं, इवन मेडिकल कॉलेज तक कोऑपरेटिव की थ्री से रनिंग किए जा रहे हैं। तो वो वाली चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इंश्योरेंस इसी के साथ में, अनटैप्ड जो एरिया है, इसी के साथ में जो एरिया जहां पर अब तक हम लोग इनको ढंग से लेकर नहीं चले, तो वहां पर हम लोग और तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि कोऑपरेटिव को और ज्यादा कैसे आगे लेकर चलना है उस एग्जांपल को सेट करना चाहिए, आगे चीजों को और लेकर चलना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें सेक्टर की, तो 1904 में अंडर कॉलोनियल रूल के यहां पर ये चीजें डेवलप होना स्टार्ट हुई। 2002 में हमारी कंट्री में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया गया, जिसके चलते यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिली। जब लिबरलाइजेशन किया गया था ना 1990s में, तो उस टाइम पर बाहर की कंपनी काम करने आने लगी। तो हमारी कंट्री में जो कोऑपरेटिव है उनके सामने चैलेंज खड़ा हो गया, उनके सामने कॉम्पिटिशन आने लगा। तो उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में चीजें सोची गई। अगर बात करें कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर इनोवेटिव तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो एक कानून, एक तरीके से आप लोगों को न्यू मिनिस्ट्री जो है उसको ऐसा लेकर चलना है ताकि जो एक तरीके से यहां पर कानूनी पवित्रता बनी रहे, यानी कि एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराना है इनोवेटिव वे में सेंटर को, ऐसा सोचना है इन कोऑपरेटिव्स को, ना कि इनको कंट्रोल करना है। आज की डेट में अगर बात करें तो यहां पर ये डिजास्टर हो सकता है अगर पॉलिटिकल तरीके से इसको देखा जाए कि कंट्रोल करना है कि को फार्मर के फील्ड में कौन कोऑपरेटिव काम कर रही है, इस आईटी के फील्ड में कौन कोऑपरेटिव काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव का मतलब एक कोऑपरेशन होना चाहिए। यहां पर कोई फोकस है ही नहीं है प्रॉफिट के ऊपर। रेलवे आप लोग बात करिए, प्रॉफिट के ऊपर थोड़ी ना फोकस करती है। हमारी रेलवे के अंदर इतने लोग घूमते हैं कि कई सारी कंट्री में इतने लोग नहीं है, तो वो प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करती है। पर लेकिन दिल्ली मेट्रो के अंदर अगर कोई प्राइवेट पार्ट ने पार्टिसिपेट किया, से आप लोगों ने देखा रिलायंस वालों ने दिल्ली वाला जो लिंक लिया था, यहां पर जो बेसिकली मेट्रो एयरपोर्ट तक जाती थी, उसमें उनको लॉस हुआ तो तुरंत छोड़कर भाग गए। पर लेकिन कोऑपरेटिव में ये काम नहीं रहता है, वहां पर इसी तरीके से रहता है कि सबको फायदा मिलता है और इक्वली शेयर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पुअर्टी मिटाने का काम करती है, फूड सिक्योरिटी का काम, मैनेजमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट। तो कोऑपरेटिव जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर इसमें प्ले करती है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स को आप लोगों को लेकर चलना है। मिसमैनेजमेंट और करप्शन भी कई बार देखने को मिलता है कई सारे राज्य के अंदर कोऑपरेटिव्स को लेकर। तो यहां पर इसको हम लोग को सोल्यूशन निकालना चाहिए कि कैसे ऐसी चीजें न देखने को मिले। तो एक तरीके से आप लोगों को ऐसे लेकर चलना है। तो लोकल एरिया पर या फिर पार्लियामेंट्री लेवल पर अगर कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं तो यहां पर एक तरीके से इस तरीके से लेकर चलना है ताकि सिचुएशन जो है वो सुधारी जा सके, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोगों को जो यहां पर ये मार्केटिंग है, एक तरीके से कोऑपरेटिव जो है उनको इफेक्टिव तरीके से लेकर चलना है, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ से लेकर नहीं चलना है। आरबीआई के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर भी ऑटोनॉमी है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि मिसयूज की जा रही है चीजें। तो यहां पर ये भी नहीं कोऑपरेटिव गलत तरीके से करप्शन कर रही है, ऐसा भी नहीं कि यहां पर कोई आकर उनको कंट्रोल करे। तो एक बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है। तो एक व्यापक आप लोग यहां पर सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल करने के हिसाब से चल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी यहां पर होनी चाहिए, तभी काम चलेगा, तभी हम लोग कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के नाम है यहां पर आप लोगों के सामने, कुछ रिपोर्ट के नाम है यहां पर आप लोगों के सामने, हालांकि रटने नहीं है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम पर यह लिस्ट है सभी, यह एस व्यास कमेटी 2001-2004 के, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि जो बेसिकली ये बोला गया कि रिप्लेस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट का जहां जहां डोमिनेशन है वहां पर हटाकर कोऑपरेटिव्स के हाथ में दे दीजिए, ताकि सेंट्रल जो जनता सेंटर में आ जाए और उनके लिए यहां पर चीजें देखने को मिले, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। तो इनके नाम अगर आप लोगों से पूछे जाए, जगदीश हो गए जैसे यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर वाक्य पाटिल कमेटी होगी, इसी के साथ में यहां पर मृधा कमेटी होगी, चौधरी ये यहां पर ब्रह्म प्रकाश कमेटी होगी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट जो सर्वे कमेटी होगी। तो ये अलग अलग टाइम पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिली है कोऑपरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को आर्टिकल या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूं जो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है कोऑपरेटिव्स के बारे में। हमारी कंट्री में संविधान में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संशोधन किया गया, कोऑपरेटिव्स आप लोगों को देखने को मिले। सबसे पहले तो 19वें आर्टिकल के अंदर आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, उसमें रखा हुआ है। फिर अभी यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 43B में इसके बारे में बात की जा रही है। अगर पार्ट 9 के अंदर जाएंगे आप लोग 9B के अंदर तो कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेंगे, आर्टिकल यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को 7th शेड्यूल में कोऑपरेटिव देखने को मिलेंगे। पंचायत के अंदर, म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी कोऑपरेटिव का प्रोविजन किया गया है। तो कोऑपरेटिव को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम देश के अंदर किए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं तो हल्का सा आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बात कर रहा है जापान और इंडिया के साथ में मिलकर ये किस तरीके से इटली अपना रोल प्ले कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है, काफी डिफरेंट तरीके से यहां पर बातें देखने को मिल रही है। ये आर्टिकल है इंडिया, जापान, इटली और चाइना, इनके बारे में यहां पर मैक्सिमम बात की जाएगी इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि कई सारी चीजें आप लोग जो है यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है इसके बारे में, तो ये बोला गया कि अभी रिसेंटली जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें इटली का इंटरेस्ट देखने को मिला है। यानी कि नॉर्मल तरीके से यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री अगर खुद इंटरेस्ट ले रही है तो उसी के चलते यहां पर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इंडिया जो है उसके बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में अगर बात करें, अब तक अगर देखिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें इंडिया बिल्कुल बीच में है। यानी कि हमारी कंट्री जो है उसी के नाम पर इंडिया, इंडो ओशन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। चाइना इससे गुस्सा होता है कि इंडो क्यों रख रहे हो, यहां पर उसको एशिया पैसिफिक बोलो। पर लेकिन यहां पर ये चीजें जो है, जो शिंजो एबे जापान के प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी अच्छे से इनको सपोर्ट किया गया। पर लेकिन अभी अगर रीजनल एरिया में आप लोग बात करें, इंडो पैसिफिक के रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर वे से नहीं चल पा रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चाइना। वेस्टर्न कंट्री जो है उसके साथ में इंडिया अपना जो रोल प्ले कर रहा है, उसकी इंगेजमेंट को देखकर इंडिया एक सेंट्रल लेवल पर आ गया है एशिया पैसिफिक के अंदर में, कि वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी हमारा क्वाड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए काम कर रहे हैं मिलकर, तो उसमें भी इंडो पैसिफिक रीजन को उनके द्वारा बीच में रखा गया है, ठीक है। पर लेकिन अभी फिलहाल जो है चीजें अगर देखें, जो यहां पर कंट्री हैं आज के डेट में नाजुक सिचुएशन देखने को मिलेगी। रीजनल आउटरीच जो कंट्री है उनकी, यानी कि इटली की आज की डेट में खुद के एरिया में कोई ज्यादा पहुंच नहीं है, पर फिर भी वो इंटरेस्ट दिखा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये बोला गया है। तो एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन की इंपोर्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, सीरियस है कई सारी कंट्री, और इंडिया भी उसी तरीके से यहां पर इंडिया तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो इंडिया तक पहुंच गया तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि इंडिया सेंटर में है, ठीक है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कॉम्प्लेक्स रीजनल जो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम आप लोग, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। यहां पर आप लोग अगर बात करें एड्रेस कनेक्ट, तो रिजिडिटी, जैसे चाइना की रिजिडिटी है, और इसी के साथ में कई सारी जो ट्रेडिशनल जो अलाइव फ्रेमवर्क है उसमें किस तरीके की चीजें, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता, तो सिंपल तरीके से चीजों को टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोला यह जा रहा है कि चाइना का जो असर्टिव नेचर है कि साउथ चाइना सी में तो मैं ही रहूंगा, इंडियन ओशन में तो मैं यहां जाकर घुस जाऊंगा, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इनको प्रॉपर वे से काम करना चाहिए। तो यहां पर पुश बैक करना चाहिए अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो करने के लिए काम भी कर रहा है इंडिया ऑलरेडी। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की अभी दिखनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब चीजें जो है वो क्लियर हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना को टैकल करना ही करना पड़ेगा, इसलिए क्वाड सामने आया। सिमिलर अप्रोच को फॉलो करते हुए यहां पर अभी हम लोग कई सारी चीजें कर रहे हैं, सिमिलर चैलेंज फेस किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा वो कंट्री साथ में आ रही हैं, उसी के साथ में पार्टनरशिप बन रही है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री, कहीं ना कहीं वियतनाम, ये चाइना से इरिटेट हो चुकी हैं, तो इसलिए यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें पार्टिसिपेशन के बारे में, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के बारे में बात की जा रही है, मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ में डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रेसिप्रोकल ट्रेड हम लोग एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं, और इसी के साथ में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें होंगी, अगर हम लोग टैकल कर पाए तो काम कर पाएंगे। इटली के द्वारा अभी क्या किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हम लोग ट्राइलेटरल मुद्दे पर काम करेंगे, इनके तीन कंट्री इंडिया, जापान और इटली। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके, जो जिनका नाम है यहाँ पर मैरी दरगाई, उनके द्वारा अभी क्या किया गया, यहाँ पर बेसिकली बोला गया चाइना जो है बदतमीजी काट रहा है, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी चाइना के बारे में कुछ कमेंट किया गया, जिसके चलते यहां पर अभी इनका जो एक मुद्दा है वो सामने निकल कर आ गया। इनके द्वारा बोला गया चाइना अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, और यूरोपियन नेशन को बोला चाइना को टैकल करो, इसकी हरकतें जो है ह्यूमन राइट को लेकर, वो सारी चीजें उनसे हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है, इंडिया, इटली, जापान, ये ट्राइलेटरल मुद्दे पर आकर यहां पर बेसिकली टैकल कर सकती हैं। अभी यहां पर इटली की एम्बेसी है जो इंडिया के अंदर, उनके द्वारा क्या किया गया, यहां पर अभी बुलाया गया जापान और इंडिया को, और बोला गया कि अभी यहां पर कैसे मिलकर काम करना है।
तो हमारे जो यहाँ पर राजीव गांगुली दास जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा बातें बोली गई कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि चाइना जैसी कोई कंट्री आकर हरकत करे, तो लाइक माइंडेड कंट्री यानी कि एक जैसा सोचने वाली कंट्री साथ में है और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो नीड है यहाँ पर क्लियर स्ट्रेटजी की, यहाँ पर इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसी के साथ में प्रॉपर एक तरीके से इनिशिएटिव लेकर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इटली को पहले खुद के चलते भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो रियलिटी में चाह रहा है और किस तरीके से कोऑपरेट कर सकता है, उसके लिए भी उसको अपना एक प्लान लाना पड़ेगा। ये नहीं कि दो चार बातें बोलकर वो यहां पर आकर घुस जाएगा। पर लेकिन इटली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ से, तो इंडिया को यूरोपियन यूनियन में एक अच्छे रिलेशन बनाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है और इटली उसका पार्ट है। तो यहां पर ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन देखने को मिले इंडिया, इटली और जापान के अंदर, तो उसको आगे लेकर चल सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। 3 कंट्री जो है वो अच्छे लेवल पर काम कर सकती है। इंडिया और जापान के अच्छे रिलेशन है, इटली और जापान के अच्छे रिलेशन है, तो इंडिया और इटली के भी अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो रोम और टोक्यो के ऑलरेडी हिस्टोरिकल अच्छे रिलेशन है, इंडिया और टोक्यो यानी कि इंडिया और जापान के अच्छे रिलेशन है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो अगर तीनों अब मिलकर इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डायमेंशन में बात करें तो ये तीनों भी एक दूसरे से सीखकर अपने रिलेशन को अच्छे लेवल पर आगे लेकर चल सकती है। ये यहां पर बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहां से कनेक्ट किए गए, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। G20 की जो मीटिंग होने वाली है ये यहां पर अभी रोम अक्टूबर में इटली के अंदर होगी। 2023 में हमारे पास में इसकी जो लीडरशिप आएगी G20 की, तो इसलिए हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की। अगर बात करें यहां पर ट्राइलेटरल कोऑपरेशन के बारे में भी, तो काफी बड़े मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। डिफाइन किया जा सकता है कॉमन इकोनॉमिक जो भी है स्ट्रेटेजिक जो एजेंडा है, इसी के साथ में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं और कई सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। चाइना का जो मिसमैनेजमेंट रहा कोविड-19 को लेकर, तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको टैकल किया जाए चाइना के मिसमैनेजमेंट को, और अब अपने हिसाब से हम लोग चीजों को लेकर चलें। चाइना के ऊपर जो सारी चीजें पड़ी हुई है उसको साइड में उठाकर फेंके। तो इंडिया जो जापान और जो इंडिया जापान इंडो पैसिफिक जिस तरीके से पार्टनरशिप में, तो इटली को भी यहां पर लेकर चला जा सकता है, क्योंकि इटली भी एंटी पायरेसी ऑपरेशन में देखने को मिलती है सोमालिया के अंदर। यानी कि सोमालिया के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, ये वाला मैं अपनी 1 मिनट, सोमालिया के अंदर अगर आप लोग यहां पर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी अच्छे से काम किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में एंटी पायरेसी ऑपरेशन में काम करता है यहां पर ये पर्टिकुलर कंट्री भी, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर आप लोग अभी आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है क्लियर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए फ्री और ओपन पैसिफिक चलाने के लिए, तभी मिलकर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें बोली कि इटली यहां पर काम कर सकता है। ऑलरेडी रीयूनियन आइलैंड के बारे में बात करें तो फ्रांस इस रीजन में काम कर रहा है, ठीक है। फ्रांस इंडिया जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो यहां पर इटली भी आकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी यहां पर काम चल रहा है और आप भी कर सकते हैं। सागर मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से बताई थी, मिशन सागर, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है यहां पर, ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। योगी साहब के द्वारा यहां पर अभी अपना प्रस्तुत किया गया बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है, तो 2021 से लेकर 2030 तक चलने वाली है। 30 तक क्यों चलेगी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30 तक कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि यहां पर फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करना है, 2.7 से 2.1 पर लाना है 2026 तक और 1.7 पर लाना है 2030 तक का, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन के नए जो तरीके लेकर आने हैं, और ताकि यहां पर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के जो तरीके आएंगे तो इससे चीजों कंट्रोल हो पाएंगी। तो 31 से लेकर बेसिकली यहां पर फ्रॉम 31 टू 45% तक कवर करना है लोगों को, और फिर 2030 तक 52% लोगों को कवर करना है। मेल जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के उनको भी यूज करना है, उनको भी बढ़ाना है ताकि 15% बढ़ सके 2026 तक। डिक्रीज करना है यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो जच्चा बच्चा के चलते जो जच्चा और बच्चा में अगर माता की डेथ हो जाती है तो 1000 माता अगर बच्चे पैदा करती हैं तो कितनी माताओं की डेथ हो जाती है। तो उसमें बोला गया कि इसको घटाकर 197 से 150 पर लेना है 2026 तक और 98 तक लेना है 2030 तक। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। डिक्रीज करनी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चों की डेथ है वो भी डिक्रीज करनी है। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, कितनी की डेथ होती है, तो यहां पर इसको 43 से 32 पर लेकर आना है 26 तक का, और 22 पर लेकर आना है 30 तक। डिक्रीज करनी है अंडर 5 मोर्टेलिटी, यहां पर ये भी बोला गया, तो इसको भी लेकर आना आप लोगों को बेसिकली 47 से 35 पर 16 यहां पर बेसिकली 16 तक लाया गया। फिर आगे चलकर इसको और लेकर आना है 2030 तक का 25 तक लेकर आना है, ठीक है। तो ये टारगेट है यहां पर। तो ये कई सारे टारगेट यहां पर इनके द्वारा रखे गए जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। चाइना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दलाई लामा का जो बर्थडे वो सेलिब्रेट किया गया, तो उसके चलते चाइना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहां पर, इंडस जो बेसिकली रिवर है उसके पास में खड़े होकर, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब साइन की गई थी और किसकी अध्यक्षता में साइन की गई थी, ये बताइए आप लोग। आगे चलते हैं। यहां पर अभी ट्विटर के द्वारा बोल दिया गया कि वो कंप्लायंस फॉलो करेंगे, और यहां पर विनय प्रकाश अपॉइंट किया गया है एक ऑफिसर यहां पर। ये बेसिकली किसके हिसाब से, हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एथिक कोड लाएगा 2021, उसके चलते ये इसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है वो स्पेस की यात्रा कर रहे हैं। तो इन क्रू मेंबर को आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर अभी मिशन देखने को मिला। तो जो यहाँ पर रिचर्ड ब्रांसन ये पहले पर्सन बन गए टूरिज्म की रेस में आगे आने वाले। उसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है बांदला, ये थर्ड वुमेन बन गई, ठीक है। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी आप लोगों से कई बार इस तरीके से कि किसका था ये ऑपरेशन, तो यहाँ पर ये जेफ विजय जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उन्हीं का ये मिशन बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि अच्छा कौन कौन इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कई बार इस तरीके से कि हाँ स्पेस की फ्लाइट में किसके द्वारा काम किया गया, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आप लोगों के बन जाते हैं। तो हल्का सा आइडिया इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में आप लोग रखिएगा, तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर साइड में अगर देखिए तो इथोपिया के जो नए अभी प्रेसिडेंट है, नए क्या है बेसिकली पुराने हैं, ये चुनकर आए क्योंकि ऑलरेडी यही थे यहाँ पर, तो फिर से अच्छे से चुनकर आ गए। तो टिग्रे रीजन जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर उसको कैसे लेकर चला जाएगा वो अभी आगे देखा जाएगा कहीं ना कहीं और अच्छे से चीजों को, ठीक है। आगे बात करें तो न्यू आईटी रूल जो है वो अच्छे हैं यहाँ पर। अभी अश्वनी जो साहब जो नए अभी यहाँ पर इसके मिनिस्टर बनकर आए उनके द्वारा बोला जा रहा है। आगे यहाँ पर बात करें तो बेसिकली कांवड़ यात्रा को कंटिन्यू करने की बात की जा रही है, और जो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के वो उत्तर प्रदेश में रोल प्ले करना चाह रहे हैं। तो भूपेश बघेल साहब अभी इसकी वजह से न्यूज में है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो अपनी जिंदगी जो है जैसे तैसे यूज कर रहे हैं, उसके चलते दिक्कत में जो थिएटर नहीं इधर उधर ले जाते थे थिएटर को उठाकर, उनके बारे में बात की जा रही है, सही से काम नहीं चल रहे हैं। केजरीवाल साहब जो है फ्री में कह रहे हैं कि बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी उत्तराखंड में। फ्री करते रहना, बेसिकली ये मत बोल देना कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, इतना सशक्त बनाया जाएगा ताकि वो खुद से अपना बिजली का बिल पे कर सकें। तो ये नहीं सोचते हैं, बस वो है कि लोगों के चाहते हैं कि लोग ऐसे ही मांगते रहे, ऐसे डिपेंडेंट रहे, वो डिपेंडेंसी की कोशिश की जाती है हमेशा। आगे बात करें तो यहाँ पर जीका वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि सुधरनी चाहिए। यहाँ पर अभी कई सारे और बुजुर्ग जेल के अंदर बंद है जिसके चलते कंडीशन खराब चल रही है, तो उनके बारे में बात करनी चाहिए, कैसे उनको बचाना है, छुड़ाना है। HAL जो है वो डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली जो हमारी कंट्री में अगर बात करें जो हेलीकॉप्टर है जिनको बोलते हैं बेसिकली लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री की जो पावर है वो बढ़ती हुई नजर आएगी यहाँ पर। तो इसके चलते खासकर चाइना के साथ भी टैकल करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इंडिजिनसली डेवलप जो चीजें निकल कर आ रही है। जो प्रिजनर है यहाँ पर SC अगर बात करें सुप्रीम जो बेसिकली प्रिजनर वेट फॉर जो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बारे में बात करें तो ऑर्डर जो है वो काफी लेट आया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि काफी लंबे बाद यहाँ पर इनको रियायत मिली। वो ऑर्डर पोस्टल बैलेट से भेजा गया पर लेकिन इन तक लेट पहुंचा, तो तब तक ये जेल में पड़े रहे। अफगानिस्तान जो है वो कंट्रोल कर रहा है, पर लेकिन ये बोला गया जो इंपोर्टेंट एयरपोर्ट है उनको नेटो कंट्रोल करेगा ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके अगर कोई निकलना चाहता है अफगानिस्तान से, ठीक है। बाकी यहाँ पर लियोन मेसी के बारे में आप लोग जान ही रहे, यहाँ पर एक धमाल पारी इनके द्वारा यहाँ पर खेली गई, तो शानदार तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया। वर्ल्ड कप कतर में होगा नेक्स्ट ईयर, तो उसके ऊपर भी इनका फोकस है अभी, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया रफाएल जो यहाँ पर नवाक जोकोविच के बारे में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, ठीक है। तो सी है यहाँ पर, ये इन्फ्लुएंजा H1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग जो भी चीज सीखते हैं दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, तो इसी के साथ में क्या रेट देंगे वो जरूर बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।